हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश का भूगोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का भूगोल। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 32 मिनट है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तर प्रदेश का कुल देशांतरीय विस्तार 60 डिग्री 33 मिनट है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 05 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के लगभग 7.33% के बराबर है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड एवं दिल्ली हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की दक्षिण सीमाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित 3 भौगोलिक विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश। तराई प्रदेश भावर क्षेत्र के समांतर संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत समतल, नम एवं दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह समस्त क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया जिले तक का विस्तृत है। इसमें सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों के उत्तरी भाग शामिल हैं। इस भाग में ऊपर से आने वाली तीव्रगामी नदियां मंद पड़ जाती हैं। पत्थर धारा में आलोडित विलोडित होकर घिस जाती हैं। नदी इन्हीं पत्थरों को इस क्षेत्र में छोड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ जाती है। पत्थरों की छाटन से मिट्टी की परत आगे चलकर जम जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है, जिससे संपूर्ण जल क्षेत्र में फैलकर दलदल के रूप में परिणत हो जाता है। इस क्षेत्र की जलवायु हानिप्रद है। यहाँ मलेरिया ज्वर बहुत होता है। तराई का अधिकांश क्षेत्र साल, सैमल, हल्द एवं तेंदु आदि वृक्षों वाले घने वन और सवाना प्रकार की लंबी घास से घिरा है। इस क्षेत्र में धान और गन्ना की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश भावर और तराई का दक्षिणी क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का निर्माण यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, ताप्ती एवं गंडक आदि द्वारा बहाकर लाई गई कोप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू से हुआ है। यह अत्यंत गहरा एवं उपजाऊ क्षेत्र है। इसमें कहीं कहीं मिट्टी की गहराई 4500 मीटर तक है। इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः 80 मीटर से
250 मीटर तक है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग के ढाल की अपेक्षा अधिक है। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट मिट्टी तथा संरचना के आधार पर इस मैदान को दो उपभागों में विभाजित किया जा सकता है, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र पुरानी कोप मिट्टी के उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ की भूमि ऊंची है और जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। सैकड़ों वर्षों से कृषि उपयोग में आते रहने के फलस्वरूप बांगर क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्षीण हो चुकी है। खादर क्षेत्र उस भाग को कहते हैं जो निचले हैं और नदियों द्वारा पृथ्वीवश लाई गई नई मिट्टी की परतों को एकत्रित होने से बने हैं। खादर क्षेत्र में ही कच्छार पाए जाते हैं। कच्छारों की मिट्टी पृथ्वीवश बदलने के कारण अत्यंत उपजाऊ है। वर्षा ऋतु में अधिकांश भागों में जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण खरीफ की फसल की काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इन क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण करने के कारण बीहड़ों का निर्माण होता है, जिनकी मिट्टी नितांत अनुपजाऊ है, जैसे यमुना और चंबल का बीहड़। गंगा यमुना के मैदान के निम्नलिखित उपभाग और किए जा सकते हैं, जैसे गंगा यमुना दोआब, गंगा गोमती दोआब, गोमती घाघरा दोआब, ट्रांस घाघरा क्षेत्र, रोहिलखंड का मैदानी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी भाग उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के दक्षिण में पठारी भाग है, जो बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। इस क्षेत्र में झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिले तथा इलाहाबाद और करछाना तहसीलें, मिर्जापुर जिले का गंगा के दक्षिणी भाग वाला भाग तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील सम्मिलित हैं। इसका क्षेत्र लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी कैमूर और सोनपुर की पहाड़ियाँ 600 मीटर से अधिक ऊंची हैं। यहाँ पर सामान्यतः ऊंचाई 300 मीटर है। ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है, अर्थात इस प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर को है। मूलतः यह भारत के दक्षिणी पठार का उत्तर की ओर प्रसारित अंश है। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का क्रम इसी पठारी भाग में मिलता है। इस पठार के पूर्व में कैमूर श्रृंखला का विस्तार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी जिले मिर्जापुर में चुनार तथा विंध्याचल तक चला जा गया है। यह पठार प्राचीन चट्टानों से बना है। भूमि प्राय कंकरीली, पथरीली एवं उजाड़ है। पहाड़ियाँ आवरण क्षय के कारण घर्षित अथवा अवशिष्ट रूप से में पाई जाती हैं। इस प्रदेश की मुख्य नदियाँ में चंबल, बेतवा, कैन, सोन और टोंस हैं, जिनमें चंबल, बेतवा और कैन पठार को काटती हुई यमुना में और सोन व टोंस गंगा में मिलती हैं। नदियों की पठारी क्षेत्र में संकीर्ण घाटियाँ पाई जाती हैं। पहाड़ों में स्रोत मिलते हैं और नदियाँ अनेक स्थान पर जल प्रपातों का निर्माण करती हैं। इस प्रदेश का अधिकांश भाग कृषि के अयोग्य है। केवल समतल भूमि वाले भागों में कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ वर्षा की भी कमी है, अतः शुष्क कृषि ही संपन्न होती है। राज्य के तराई क्षेत्र में भांग व भावर की तंग पट्टी पाई जाती है। यहाँ पर पहाड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं तथा मैदान की शुरुआत होती है, अतः इन पर्वतीय क्षेत्रों में बहकर आने वाली नदियों में से इन क्षेत्रों में तीव्र कटाव होता है। साथ ही अपने बहाव क्षेत्र के पार्श्ववर्ती भागों में बलुआ पत्थर, कंकड़, बालू आदि का निक्षेप भी करती हैं। मध्य हिमालय एवं शिवालिक पहाड़ियों के बीच अधिक दबाव तथा खिंचाव पड़ने से सीमांत दरारें पाई जाती हैं। यह क्रम प्लीस्टोसीन काल से वर्तमान तक जारी रहा है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में जल की अधिकता है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियाँ एवं दक्षिणी प्रायद्वीप के मध्य गंगा यमुना का मैदान विस्तृत है, जिसमें प्लीस्टोसीन युग से लेकर आज तक अवसादी पदार्थों का निक्षेप होता चला जा रहा है। जिन क्षेत्रों में मोटे मोटे कंकर पत्थर पाए जाते हैं उन्हें भावर या महीन अवसादी वाले क्षेत्रों को तराई के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कोप निक्षेप को बांगर एवं नवीन निक्षेपों को खादर कहते हैं। यमुना नदी की कोप मिट्टी में स्तनधारी जीवों के अवशेष वर्तमान में भी आसपास बिखरे हुए पाए गए हैं। इस मैदान में पाई जाने वाली कोप मिट्टी की मोटाई का अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सकता है।
इस राज्य की भूगर्भिक संरचना के अनुसार दक्षिणी भाग प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से भारत के प्राचीनतम गोंडवानालैंड महाद्वीप का भूभाग है। राज्य के दक्षिण में स्थित पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है, जिसका निर्माण विंध्यकर्म की शैली द्वारा पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसी के साथ साथ मध्यवर्ती भाग में स्थित गंगा यमुना का मैदान हिमालय पर्वत से बहाकर लाई गई नवीनकोप मिट्टी से निर्मित है, जो कि देश में उपजाऊ भूभागों में माना जाता है। विंध्यकर्म की शैल समूहों का निर्माण समुद्र से धरातल पर भूगर्भिक शक्तियों द्वारा क्षरण किए गए निक्षेपित पदार्थों से के जम जाने से हुआ है। मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाए जाने के कारण इन चट्टानों को विंध्यकर्म की चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों में अवशेषों का अभाव मिलता है। प्रमुख रूप से चूने का पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, शैल आदि प्राप्त होते हैं। आदकल्प में निर्मित नीच शैलों को बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड नीच कहते हैं। इन नीच शैलों में लाल ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार, लाल क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड, क्लोराइट आदि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। इन शैलों के निर्माण के बाद ऊपरी विंध्य शैलों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। विंध्य शैलों के द्वारा कैमूर श्रृंखला की रचना हुई, जिसमें कठोर बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट एवं कांग्लोमेरेट प्राप्त होते हैं। गंगा यमुना नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में रवेदार शैलें पाई जाती हैं। टर्शरी कल्प के अंगारालैंड एवं गोंडवानालैंड के मध्य स्थित टैथिस सागर में भारी मात्रा में अवसादों के निक्षेप हो जाने के फलस्वरूप प्रदेश में उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। क्योंकि मध्यकल्प की समाप्ति के समय इस सागर में निक्षेपित पदार्थ भूगर्लित हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। प्लायोसीन युग में इसके निर्माण की तृतीय हलचलों के परिणामस्वरूप शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हुआ। जब ये अवसाद गोंडवानालैंड की ओर से अग्रसित न हो पाए तो निरंतर दबाव के परिणामस्वरूप ऊपर उठे भाग में मोड़ पड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत तथा उसकी मोड़दार श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। मायोसीन युग में इन श्रेणियों के निर्माण की द्वितीय हलचल हुई, जब लघु एवं मध्य हिमालय पर्वत श्रेणियों का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तर प्रदेश में सिंचाई और प्रमुख परियोजनाएं। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, कृषि की सघनता एवं अधिक उपजाऊ प्रदान करने वाली फसलों को बढ़ाकर ही संभव है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश के कृषि क्षेत्रों की सिंचाई का पर्याप्त साधन होना आवश्यक है। सिंचाई की सुविधा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। सिंचाई के साधनों की मुख्य आवश्यकता वर्षा के असमान वितरण के कारण होती है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई के साधन निम्नलिखित हैं। कुओं के द्वारा सिंचाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं गंगा की घाटी के क्षेत्रों में कुआं सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। तालाब द्वारा सिंचाई। प्रदेश के कई क्षेत्रों में तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई। प्रदेश में खासकर पश्चिमी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। नहरों द्वारा 20.9% से अधिक सिंचाई की जाती है। राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। नलकूपों द्वारा की जाने वाली सिंचाई कुल सिंचाई का 70.8% है। मुख्य सिंचाई परियोजना। प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक लघु, मध्य एवं बृहत सिंचाई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। गोकुल बैराज परियोजना। आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गंगा बैराज कानपुर नगर की जल आपूर्ति की समस्या के समाधान हेतु गंगा घाघरा दोआब। राज्य के इस सबसे बड़े प्राकृतिक भाग में क्षेत्रफल 80.24 लाख हेक्टेयर तथा बोया हुआ क्षेत्रफल 69.87 लाख हेक्टेयर है। शारदा नहर प्रणाली जल प्रबंधन सुधार परियोजना। राज्य की इस सबसे लंबी नहर प्रणाली का निर्माण वर्ष 1928 में गंगा घाघरा दोआब के 25.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करता है। यह नहर चंपावत जिले के बनबसा स्थल उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के निकट पर शारदा नदी से निकलती है। शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 9,743 किलोमीटर है। इस नहर में से पीलीभीत, चंपावत, बरेली, उधमसिंह
नगर शाहजहाँपुर, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर तथा लखनऊ में सिंचाई की जाती है। शारदा सहायक परियोजना लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, मऊ, वाराणसी, बलिया, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर जनपदों को पानी की आपूर्ति हेतु इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, इस परियोजना को मार्च 1991 में स्वीकृति दी गई थी। इसके अंतर्गत इलाहाबाद, भदोही, वाराणसी एवं मिर्जापुर जनपदों के क्षेत्र शामिल हैं। सरयू नहर परियोजना बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, संत कबीरनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती एवं गोरखपुर जनपदों में घाघरा, सरयू एवं ताप्ती नदियों से उपलब्ध जल द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बाणगंगा बांध एवं नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य की संयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधीन बाण सागर नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई है। राजघाट बांध का तथा राजघाट नहर परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर राजघाट के निर्माण निकट यह परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना का निर्माण बेतवा नदी परिषद के द्वारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के सहयोग से किया जा रहा है। बदायूं सिंचाई परियोजना बरेली जिले में रामगंगा नदी पर 674.50 मीटर लंबा बैराज बनाकर बरेली राज्य के अलावा बदायूं एवं दातागंज तथा शाहजहाँपुर जिले को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने के उद्देश्य से बदायूं सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। चरौली पंप नहर परियोजना, इस परियोजना में फतेहपुर जनपद के असोधन विकास खंड के एझी कोटवा ग्राम में यमुना नदी के बाएं तट पर एक पंप गृह प्रस्तावित है। ऊपरी गंगा नहर सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में रबी फसल की सिंचाई व्यवस्था हेतु वर्ष 1854 में ऊपरी नहर का निर्माण किया गया। राजा महेंद्र रिदुमन सिंह चंबल डाल नहर परियोजना आगरा जनपद की तहसील वाह एवं इटावा जनपद की तहसील इटावा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु चंबल डाल नहर परियोजना निर्माणाधीन है। मध्य गंगा नहर परियोजना, इस वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण 1978 में प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कर 115.54 किलोमीटर लंबी प्रमुख नहर को गंगा नहर में 190.8 किलोमीटर पर मिलाया गया। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं फिरोजाबाद आदि जनपद लाभान्वित होंगे। समानांतर मांट शाखा एवं समानांतर हाथरस शाखा मध्य गंगा नहर योजना में समानांतर मांट शाखा एवं समानांतर हाथरस शाखा की कुल 86.0 किलोमीटर लंबाई में नहरों का निर्माण प्रस्तावित है। मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण गंगा नदी के बाएं किनारे से बिजनौर से निर्मित बैराज से गंगा एवं रामगंगा दोआब में मुरादाबाद, ज्योतिबा फूले नगर, बदायूं तथा बरेली जिले के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य गंगा नहर परियोजना प्रस्तावित है। कनहर सिंचाई परियोजना सोनभद्र जिले की दुड्डी तहसील में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कनहर नदी पर उपयोग कराने की योजना है। महोदा बांध परियोजना, यह परियोजना हमीरपुर जनपद की महोदा तहसील में छानी ग्राम के निकट बिरमा नदी पर निर्माणाधीन है। कचनौदा बांध परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत ललितपुर जिले की महरौनी तहसील में जजनम नदी पर निर्मित है। इस परियोजना का उद्देश्य ललितपुर जिले में गोविंद सागर बांध की नहर प्रणाली के टोल भाग में सिंचाई की कमी की पूर्ति करना है। गुंटा बांध परियोजना चित्रकूट जनपद में रैपुरा ग्राम के निकट गुंटा नाला पर निर्माणाधीन बांध। चरखारी डाल नहर परियोजना, यह परियोजना महोदा बांध परियोजना का एक भाग है। महोबा जिले में चरखारी तहसील में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु भोरंट या उटारी बांध परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत ललितपुर जिले की महरौनी तहसील में जामनी बांध से निकलने वाली बाई जामनी
नहर के टैल कमांड में सिंचाई की जाती है। पथरई बांध परियोजना झांसी जनपद के माऊरानीपुर तहसील के बंगरा ब्लॉक में पथरई नदी पर निर्माणाधीन परियोजना। पूर्वी गंगा नहर परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत हरिद्वार में निर्मित भीमगोंड शीर्ष के बाईं ओर 48.55 किलोमीटर लंबी व 137.4 क्यूसेक शीर्ष क्षमता की प्रमुख नहर निकाली गई है। मुख्य नहर से 5 शाखाएं चंदोक, नगीना, नजीराबाद, अल्लाहपुर निकाली गई हैं। राजघाट बांध परियोजना, इस परियोजना से झांसी, जालौन एवं हमीरपुर जिले लाभान्वित होंगे। लखवाड़ी बांध परियोजना, इस परियोजना से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं मेरठ जिले लाभान्वित हैं। जमरानी बांध परियोजना, इस परियोजना से रामपुर, बरेली का तराई, भावर एवं भावर क्षेत्र लाभान्वित हैं। बेवर फीडर परियोजना, निचली गंगा नहर प्रणाली की वर्तमान बेवर शाखा के अंतिम आने वाले मैनपुरी तथा इटावा जनपद में पानी की कमी को दूर करने हेतु काली नदी पर मोहर घाट के समीप एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है। लघु सिंचाई परियोजना, प्रदेश में लगभग 77% सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। इसमें से लगभग 79% सिंचाई निजी साधनों से की जाती है। प्रदेश में लघु सिंचाई संबंधी निम्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे निःशुल्क बोरिंग योजना, सामान्य श्रेणी के लघु सीमांत तथा अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों हेतु यह योजना 1985 से चल रही है। इसमें 5, 7 या 10 हज़ार दिए जाते हैं। हैविंग रिंग मशीनों द्वारा गहरे नलकूपों के निर्माण की योजना, यह योजना कठिन स्ट्रेटा वाले पठारी आदि क्षेत्रों में चल रही है। इसमें किसानों को सरकार द्वारा लागत का 50% अधिकतम 1 लाख का अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें 60 मीटर से अधिक गहराई की बोरिंग की जाती है। इनवेल रिंग मशीन द्वारा पथरीले स्थानों पर बोरिंग योजना, यह योजना बुंदेलखंड व इलाहाबाद, आगरा, मिर्जापुर व सोनभद्र आदि जिलों में चल रही है। इसमें भी सरकार द्वारा लागत का 50% अधिकतम 7,500 का अनुदान प्रदान किया जाता है। मध्यम गहराई नलकूप योजना, यह योजना 2004-05 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में सरकार द्वारा 50% अधिकतम 7500 का अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें 31 से 60 मीटर गहराई तक की बोरिंग की जाती है। चेक डैम निर्माण परियोजना, प्रदेश के पठारी क्षेत्रों बुंदेलखंड में वर्षा जल का उपयोग सिंचाई के साथ साथ भूगर्भ जल को अधिक से अधिक रिचार्ज करने के लिए नदी नालों का चेक डैम बनाने संबंधी यह योजना 2008-09 से चलाई जा रही है। अटारनी वेल योजना, जालौन में नदी गांव ब्लॉक में पाताल तोड़ कूप बनाए जाते हैं। इस योजना में हेडसेट आर्टिजन वेल के लिए कुल लागत का 50% अधिकतम 5,000 और मशीन निर्मित वेल के लिए 50% अधिकतम 15,000 का अनुदान दिया जाता है। सामुदायिक ब्लास्ट वेल योजना, यह योजना प्रदेश के झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र व चंदौली जिलों के 39 पठारी अर्ध पठारी ब्लॉकों में लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए उन स्थानों पर लागू है जहां निःशुल्क बोरिंग संभव नहीं है। इस योजना में 6 मीटर व्यास के 15 मीटर गहरे कूप का निर्माण किया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, नवंबर 2012 से संचालित यह योजना भी गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में चलाई जा रही है जहां निःशुल्क बोरिंग संभव नहीं है। इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु व सीमांत कृषक बाहुल्य समूह को अधिकतम 3,92,000 का अनुदान, जबकि SC, ST, BC अल्पसंख्यक श्रेणी के बाहुल्य समूह को अधिकतम 5 लाख का अनुदान दिया जाता है। प्रदेश की भूजल संपदा एवं उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन, आंकलन, सर्वेक्षण, नियोजन तथा विकास हेतु दिशा निर्देश तथा प्रबंधन के लिए 1975 में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग के अंतर्गत राज्य के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर मापन हेतु हाइड्रोग्राफ स्टेशन, निरीक्षण पोजोमीटर का नेटवर्क स्थापित है, जिन पर वर्ष में 6 बार जनवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर व नवंबर जल स्तर
की मॉनिटरिंग की जाती है। वर्ष 2010-11 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 9170 तक, शहरी क्षेत्रों में 1770 हाइड्रोग्राफिक स्थापित हैं। भूगर्भ जल के नियोजित विकास व प्रबंधन हेतु जनपदवार, विकास खंडवार भूगर्भ जल का आंकलन तथा विकास खंडों का वर्गीकरण अति दोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल तथा सैफ श्रेणी में GS 97 के दिशा निर्देश के अनुसार किया जाता है। भूगर्भ जल की संघन मॉनिटरिंग हेतु हाइड्रोग्राफ स्टेशन नेटवर्क के विस्तार हेतु पीजोमीटर का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत को इकाई मानकर 5x5 किलोमीटर ग्रिड पर तथा शहरी क्षेत्रों में वाटर सप्लाई जोन को इकाई मानकर 2x3 किलोमीटर ग्रिड पर किया जा रहा है। प्रदेश के सभी विकास खंडों के भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों में एकत्र किए गए जल नमूनों से भूजल की रासायनिक गुणवत्ता 13 अवयव का आंकलन अनुश्रवण कृषि आयुक्ता की दृष्टि से किया जाता है। GIS बेस मानचित्र, इस विभाग द्वारा भूगर्भ जल से संबंधित विकास खंडवार विविध प्रकार के GIS आधारित मानचित्र तैयार किए जाते हैं, जिसका उपयोग अन्य किसी किसी विकास कार्यक्रम को तैयार करने में करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन एस रिचार्जिंग, वर्षा जल संचय व भूजल रिचार्जिंग हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी भवनों पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एल्यूवियम क्षेत्रों में तालाबों तथा पठारी क्षेत्रों में परकोंसलेशन टैंकों का निर्माण किया जाता है। पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी, प्रदेश के समस्त ग्रामीण पेयजल स्रोतों का गंधलापन, टर्बिडिटी, pH, क्लोराइड, कठोरता, आयरन, नाइट्रेट, फ्लोराइड, अवशेष, क्लोरीन एवं जैविक परीक्षण के लिए अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु ग्राम पंचायत, जनपद एवं राज्य विस्तार की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की जा रही है। जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण, अंधाधुंध भूगर्भ जल दोहन पर लगाम लगाने हेतु 2010 में जल प्रबंधन संबंधी एक कानून बनाकर उसको कड़ाई से लागू करने के लिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया। अत्यधिक भूजल दोहन को अब अपराध की श्रेणी लाते हुए दोषी को 1 वर्ष की कैद की सजा या प्रतिदिन के 2000 के हिसाब से अधिकतम 1 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों में 0.5 हॉर्स पावर व ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता के पंप बिना अनुमति के नहीं लगाए जा सकते। भूगर्भ जल के व्यावसायिक यूजर को अब न केवल अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बल्कि वह जितने भूगर्भ जल का उपयोग करेगा उससे ज़्यादा उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था से रिचार्ज करना पड़ेगा। वाटर यूजर से फीस लेने की व्यवस्था की गई है। अब 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित भवनों के रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है। 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में कम से कम 5% पर भूमि पर भूजल रिचार्ज जलाशय अनिवार्य है। आवासीय भूखंडों में 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंड के अंदर कम से कम 1 पेड़, 200 से 300 वर्ग मीटर के कम क्षेत्रफल के भूखंडों में 2 पेड़, 300 से 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों में 4 पेड़, समूह आवासीय योजना के प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ या व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग मलिन बस्ती सुधार आदि योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर समूह के रूप में पेड़ लगाना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।